नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक और जो है एसएससी सीजीएल का सेट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 26 सेट्स जो है वो करा चुकी हूँ और ये जो है हम लोग सेट नंबर 27 के बारे में बात कर रहे हैं। स्क्रीन पर जो है आपको पहला क्वेश्चन दिख गया होगा और उम्मीद है अब आपको जो ये सेट है थोड़ा हैबिट में आगे होंगे कि किस टाइप के इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। हाँ, इस साल जो है वो पेपर का पैटर्न कुछ भी हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं एसएससी में क्या चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आता है। बट ठीक है, हम हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल जारी रखेंगे और जो वो कैब है या इस तरीके की जो प्रैक्टिस सेट है वो हम रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे बिना किसी रुकावट के। तो मुझसे जो है पहला ही क्वेश्चन एंटोनिम पूछा है और एंटोनिम पूछा है लेथार्जिक का। नाउ लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी, है ना। लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त। सीधा सीधा बोलूँ तो लेथार्जिक का मतलब होता है लेजीनेस, है ना, कि जब कोई इंसान क्या दिखाता है, अपनी लेजीनेस दिखाता है, आलसी बना दिखाता है। मॉडरेट तो इसका आंसर होगा नहीं, कि मॉडरेट का मतलब आप जानते हैं एंग्री का मतलब गुस्सा होता है, ये भी नहीं होगा। लैंग्विड जो है ये बेसिकली लेथार्जिक का सिनोनिम है, तो लैंग्विड का मतलब भी लेजी होता है, आलसी होता है, सुस्त होता है। तो मुझसे एंटोनिम पूछा है तो ये भी नहीं होगा। हाँ, इसका उल्टा हो जाएगा एक्टिव, यानी कि जब कोई व्यक्ति एक्टिव है। इसका उल्टा एनर्जेटिक भी होता है कि जब कोई व्यक्ति एनर्जेटिक है, एक्टिव है ना, तो वो लेथार्जिक का क्या कहलाएगा, एंटोनिम। तो व्हाट डज लेथार्जिक मीन्स? लेथार्जिक मीन्स आलसी, सुस्त, जिसको हम लैंग्विड या फिर लेजी भी कहते हैं। एंड व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ लेथार्जिक? इट्स एक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे क्या बोल रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो आपको बताना है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो ठीक है, अकोमोडेट है, इसकी राइट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो हम कई बार देख चुके हैं कि अकोमोडेट की स्पेलिंग में डबल सी और डबल एम आता है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो डबल सी के अकॉर्डिंग क्या देखूं मैं, ए डबल सी ओ, अकोमो, है ना। डबल एम लगाना है तो अकोमोडेट होता है, ठीक है। तो अकोमोडेट के हिसाब से देखूं तो ए डबल सी इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गया। इन दोनों में डबल एम, इसमें डबल एम नहीं है, ये ऑप्शन गया। अकोमोडेट में डबल टी नहीं आता, तो फर्स्ट स्पेलिंग इज माई राइट आंसर, अकोमोडेट। और अकोमोडेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में फिट होना, टू फिट, या मैं ये कहूँ किसी भी चीज को फिक्स करना, है ना। टू फिक्स या फिर टू फिट इन अ स्पेस इज नोन एज व्हाट, अकोमोडेट। बोले इस पर्टिकुलर प्लेस में मुझे क्या करना है, लोगों को फिट करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझसे क्या पूछ रहा है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है वो पूछ रहा है। इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट इज ऑलमोस्ट डार्क। तो ये मुझसे आपसे इवनिंग का यानी कि संध्या का सिनोनिम पूछ रहा है ना। संध्या का सिनोनिम यानी कि इवनिंग का ये जो मुझसे सिनोनिम पूछ रहा है। अब अगर इवनिंग का मुझसे सिनोनिम पूछ रहा है तो ये ध्यान रखना, डॉन और डस्क वर्ड जो है ना, ये सुबह और शाम के लिए यूज होता है। तो जो डॉन वर्ड है, दिस रिप्रेजेंट मॉर्निंग, है ना। मॉर्निंग को हम लोग क्या कहते हैं, डॉन कहते हैं। और डस्क जो है वो किसको कहते हैं, इवनिंग को कहते हैं। कैसे याद रखोगे आप, देखो शाम को है ना धूल चलती है, शाम को धूल उड़ती है कि नहीं उड़ती है, तो डस्ट से इसको याद रखोगे कि इवनिंग में क्या उड़ती है, डस्ट, तो डस्ट से आपको डस्क याद आ जाएगा। और मॉर्निंग को कैसे याद रखोगे, डॉन, है ना। ड्यू रहती है मॉर्निंग में, तो ड्यू से याद रखना डॉन, ठीक है। तो डॉन इज मॉर्निंग, है ना, और डस्क इज इवनिंग। डस्क को डस्ट से याद रखेंगे। चलिए, तो इवनिंग टाइम इज डस्क, तुम्हारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नाइट और डे ब्रेक तो आप जानते ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मुझसे पूछ रहा है करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस का कहाँ पर किया गया है। देखो ये जो वर्ड लिखा है ना, बाय नेक्स्ट डिसम्बर, तो जब भी आपको बाय या फिर टिल के बाद में अगर टाइम दे रखा हो, है ना, डेफिनेटली ये टाइम फ्यूचर का होगा। तो बाय और टिल के साथ जब भी टाइम फ्यूचर का होता है तब हमेशा याद रखेंगे या तो सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है और या फिर उस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, यदि किसी सेंटेंस में बाय और टिल के बाद आपको टाइम दे रखा हो, जैसे बाय मंडे, टिल नेक्स्ट मंथ, ऐसा कुछ दे रखा हो, तो डेफिनेटली टाइम फ्यूचर का होगा। प्लस यहाँ पर जो टेंस यूज होगा या तो फ्यूचर परफेक्ट होगा या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया क्योंकि विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, आई विल हैव बीन कंप्लीटेड। अब आई विल हैव बीन कंप्लीटेड है ना, ये सेंटेंस पैसिव हो गया और मुझे पैसिव की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना है। मैंने कंप्लीट किए ना 6 साल, तो मैंने कंप्लीट किए तो ये भी गलत हो गया। आई विल हैव बीन नहीं होगा, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर आगे बढ़ता है, आई विल बी कंप्लीटेड, मैं ही कंप्लीट हो जाऊंगा, ये भी पैसिव है, ये भी नहीं होगा। आई विल हैव कंप्लीटेड 6 years, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज माई राइट आंसर। और आई विल हैव कंप्लीटेड कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइनिकल का जो है ना, ये आपसे क्या पूछ रहा है, एक्चुअली सिनोनिम नहीं पूछ रहा,
सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है, यानी कि करेक्ट वर्ड पूछ रहा है। तो द साइनिकल इन्वेस्टर्स बिलीव्ड इन एवरी वर्ड द एनालिस्ट सेड, यानी कि जो एनालिस्ट कहता है उसके हर एक वर्ड पर जो साइनिकल इन्वेस्टर है वो बिलीव करता है। ना मैम साइनिकल का क्या मतलब होता है? साइनिकल का मतलब होता है जो हर एक को है ना स्वार्थी समझता है, जो है ना डाउट करता है सब पे, है ना, सब पे क्या करता है, डाउट करता है, सबको क्या स्वार्थ की नज़र से देखता है, वो कहलाता है साइनिकल। ठीक है, डिस्ट्रस्टफुल तो नहीं होगा यहाँ पर, डिस्ट्रस्टफुल इन्वेस्टर्स थोड़ी ना होंगे। क्रेड्यूलस का क्या मतलब होता है? क्रेड्यूलस का मतलब होता है भोला भाला, जो हर किसी पे विश्वास करने वाला, है ना, जो हर किसी पे क्या कर ले, बिलीव कर ले, विश्वास कर ले। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, द साइनिक बिलीव्ड ही तो है, एनालिस्ट के हर वर्ड पर बिलीव ही तो कर रहा है। अगर बिलीव कर रहा है तो साइनिकल थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस यानी विश्वास करने वाला। क्रेडिबल क्या होता है? क्रेडिबल वो चीज़ है जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, कहते हैं ना क्रेडिबल, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। और परसुएसिव क्या होता है मैम? परसुएसिव का मतलब होता है, कहते हैं ना किसी चीज़ को करने के लिए, मानने के लिए आपने राजी कर लिया है, यानी कि आपने किसी को परसेव कर लिया, यानी कि बिलीव, विश्वास दिला दिया है ना, यानी कि टू मेक बिलीव समवन, किसी को क्या दिला देना, विश्वास दिला देना। टू मेक समवन बिलीव योर वर्ड्स, कि आपने किसी को क्या किया है, अपने शब्दों का विश्वास दिला दिया है, वो कहलाता है परसुएसिव। ठीक है, माय राइट आंसर इज क्रेडुलस। मुझे कैसे पता चला यहाँ क्रेडुलस आएगा? बिलीव से, क्योंकि वो उसके हर शब्द पर क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है तो यानी कि क्रेडुलस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है सेजल विजिट्स द नियर बाय टेम्पल ऑफ एंड ऑन। ना ऑफ एंड ऑन इज एन ईडियम, और इस ईडियम का मतलब आपको बताना है। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार, आप रोज ये काम नहीं कर रहे हो, बट आप कभी कभार ये काम रेगुलर पीरियड पे कर रहे हो। तो कभी कभार को ही आप क्या कहते हो, पीरियोडिकली भी कहते हो, है ना, पीरियोडिकली भी यही होता है। और इसी के लिए ही आपको ऑफ एंड ऑन के लिए कभी कभार आंसर मिल जाता है नाउ एंड देन। तो ये दोनों वर्ड्स हैं जो अपन यूज करते हैं ऑफ एंड ऑन के लिए, या तो पीरियोडिकली बोलो या फिर नाउ एंड देन बोलो। अब देखो यहाँ ऑप्शन में क्या दिखा है, पीरियोडिकली, कांस्टेंट नहीं, लगातार नहीं, कंटिन्यूअसली भी नहीं, रेगुलरली भी नहीं, क्या दिखेगा, पीरियोडिकली, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप उस काम को करते हैं। तो कभी कभार के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, या तो पीरियोडिकली या फिर नाउ एंड देन, और जो ईडियम हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, ऑफ एंड ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन स्टेटमेंट। अगेन आपको सब्स्टिट्यूशन करना है अंडरलाइन का, यानी इसे करेक्ट करना है। तो रंजीत फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम्स एज ही हैड बीन एडिक्टेड ऑफ सोशल मीडिया। हर एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि वो एडिक्टेड था सोशल मीडिया का। ये अब जो है ना, ये क्वेश्चन है फिक्स प्रपोजिशन का, है ना, एडिक्टेड के साथ हमेशा टू आता है, एडिक्टेड टू समथिंग या एडिक्टेड टू समवन, यानी कि जब आप किसी चीज़ के प्रति एडिक्टेड होते हो, तो किसी चीज़ के प्रति होते हो, तो एडिक्टेड के साथ हमेशा टू आता है। तो देखते हैं, एज ही हैड बीन एडिक्टेड टू, तो ऑप्शन नंबर 3 इज माय राइट आंसर। इन, एट, ऑन कुछ भी नहीं आता है, एडिक्टेड के साथ टू ही आता है ना। और ये आप हमेशा याद रखेंगे कि एडिक्टेड टू के बाद, ये भी आपके एग्जाम में कई बार एरर आती है, एडिक्टेड टू के बाद हमेशा नाउन आता है ना, ये भी ध्यान रखना। तो अगर कोई वर्ब भी आ रही है तो उस वर्ब में हम आईएनजी लगा करके उसे जीरेंड बनाते हैं। तो मैं क्या कहूँ, ही इज एडिक्टेड टू, वैसे तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना, बट एडिक्टेड टू ऐसा है जिसके बाद नाउन आता है। तो ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंक नहीं होगा, क्या बोलना पड़ेगा, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये बात कर रहा है जॉन्डिस्ड आई। इस ईडियम का आपको क्या बताना है, मतलब बताना है। तो जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है किसी के प्रति, है ना, बदले की भावना रखना, है ना, यानी कि किसी के प्रति क्या रखना, कि मुझे तो इससे क्या लेना है, रंजिश रखना, बदले की भावना, और मैं तो इससे बदला लेकर रहूंगा। तो ये जो बदले की भावना होती है, इसे जेलेसी नहीं कहते, जेलेसी तो ईर्ष्या होता है। इसे कॉन्फिडेंस और गुडविल भी नहीं कहते, नेगेटिव है, इसे कहते हैं रीसेंटमेंट। रीसेंटमेंट का क्या मतलब होता है, कि बदले की भावना, मैं तो इसे री यानी कि वापस से क्या दूंगा, रीसेंट करूंगा, वापस से इसे भेज दूंगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बदले की भावना के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिसेंटमेंट, एंड द ईडियम यूज्ड इज व्हाट, जॉन्डिस्ड आई। आगे देखते हैं, द बेकर बेक्ड द केक। पैसिव बताना है, बेक्ड है, वॉज बेक्ड दिखना चाहिए, है ना, वॉज बेक्ड या वर बेक्ड। अब देखते हैं, केक के हिसाब से तो वॉज बेक्ड ही आएगा, बेकर से तो स्टार्ट नहीं होगा, हैड नहीं आएगा, हैज भी नहीं आएगा, क्या आएगा, द केक वॉज बेक्ड बाय द बेकर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में पता है क्या है, कि आपको कोई सेंटेंस गिवन नहीं है
कि आप इसका पैसिव बनाएं, नहीं, इसने आपसे पूछा ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो बेहतर पैसिव आपको बता रहा है, यानी कि आपको अल्टीमेटली पैसिव स्टेटमेंट बताना है। अब मैंने कहा आई प्रेफर टी टू कॉफी, अब नाउ आई प्रेफर है, प्रेफर यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो कोई स्टेटमेंट पैसिव हो ही नहीं सकता। ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव है तो ये मेरा आंसर नहीं है। चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग, इज एम आर के साथ आईएनजी है, अगेन एक्टिव है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, एक्टिव है तो अगेन ये भी मेरा स्टेटमेंट नहीं होगा। शी स्केचेस ब्यूटिफुली, अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो हर एक सेंटेंस किस में होता है, एक्टिव में होता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। द कंसाइनमेंट वॉज डिलीवर्ड, हाँ ये सही है। अगर इज एम आर वॉज वर यानी कि बी की फॉर्म के साथ अगर आपको थर्ड फॉर्म दिख जाती है तो वो डेफिनेटली क्या होता है, पैसिव होता है। तो द कंसाइनमेंट वॉज डिलीवर्ड येस्टरडे, हाँ ये एक पैसिव स्टेटमेंट है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, एक पैसिव स्टेटमेंट बताना था, एक्टिव को रिजेक्ट करना था, ठीक है। वो आपसे इसका वाइस वर्सा भी पूछ सकता है, वो हो सकता है 3 स्टेटमेंट पैसिव देकर के आपसे ये पूछ लेता है कि आप इसका क्या बताओ, एक्टिव बताओ, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं, ये आपसे अगेन आपसे क्या पूछ रहा है, सब्सटीट्यूशन, और जिस हिसाब से ये वन वर्ड का क्वेश्चन जो है दिख रहा है, क्योंकि पावरफुल स्मॉल ग्रुप को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो एथेंस वॉज सफरिंग अंडर द रूल, एथेंस क्या सफर कर रहा था, एक रूल किसके अंदर, पावरफुल स्मॉल ग्रुप का रूल सफर कर रहा था। तो यानी कि जब कुछ लोग मिलकर के पावर में आ जाते हैं, यानी कि कुछ लोग मिलकर के जब शासन करने लग जाते हैं, है ना। देखो अगर एक सिंगल इंसान शासन कर रहा है ना, और अगर वो राजा या रानी है तो हम बोलते हैं मोनार्की है। अगर एक सिंगल व्यक्ति शासन कर रहा है ना, और राजा रानी नहीं है तो हम उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी है ना। लेकिन मैंने कहा कि एक स्मॉल ग्रुप है लोगों का और वो शासन अगर कर रहा है तो उसे कहते हैं ओलिगार्की, है ना। ये तीनों वर्ड्स आप ध्यान रखना, राजा या रानी अगर शासन कर रहा है, किंग और क्वीन अगर शासन कर रहा है तो मोनार्की है। राजा रानी नहीं है पर डिक्टेटरशिप है, वो एरिस्टोक्रेसी है। और अगर कुछ लोग मिलकर के शासन कर रहे हैं, है ना, पावर में है, तो वो ओलिगार्की है। तो यहाँ पर देखो मिशनरी तो नहीं होगा, मिशनरी तो ये होता है जो बाहर के लोग आकर के शासन करते हैं ना, क्रिश्चियंस, वो तो वो नहीं है। मोनार्की राजा रानी है, ये नहीं है। डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा है, ये भी नहीं है। ओलिगार्की है स्मॉल पावरफुल स्मॉल ग्रुप है। तो यानी कि मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। रेलिवेंट का आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, हर रिमार्क्स वर रेलिवेंट टू द डिस्कशन। नाउ रेलिवेंट का मतलब क्या होता है, सटीक। रेलिवेंट का मतलब होता है टू द पॉइंट, बेतुकी की बात नहीं है। रेलिवेंट का मतलब है सूटेबल, है ना, यानी ऐसी कोई चीज जो आपके लिए क्या है, उपयुक्त है, आपको सूट करती है, वो कहलाता है क्या, रेलिवेंट, है ना। तो इंट्रोडक्टरी नहीं होगा, तो एंटोनिम पूछ रहा है तो सूटेबल मत कर देना, क्योंकि सूटेबल तो उसका सिनोनिम है। कंक्लूसिव भी नहीं होगा, क्या होगा, इनएप्रोप्रिएट, यानी ये चीज आपके लिए क्या हो गई, अनुपयुक्त हो गई, ठीक है। तो इनएप्रोप्रिएट एंटोनिम है, सूटेबल इसका सिनोनिम है। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि एग्जामिनर ने सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, ये आपसे पूछ रहा है एरर स्पॉटिंग जो है वो आपको बतानी है। चलिए एरर स्पॉटिंग देखते हैं। मिस्टर सुमन, इसमें तो कोई एरर है नहीं, आस्क्ड मी, मुझसे बोला है टू पैक माई लगेज ना। अब ये जो वर्ड होता है ना, लगेज और बैगेज, ये लगेज और बैगेज है आपको बोरिया बिस्तरा, है ना। तो लगेज और बैगेज दो ऐसे वर्ड हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन है ना, यानी आप गिन नहीं सकते हो। और क्योंकि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हमेशा सिंगुलर होंगे, और क्योंकि सिंगुलर होंगे तो इनमें एस का यूज नहीं होता। तो मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेज, लगेज होगा तो ऑप्शन नंबर 4 तो जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है। सिमिलरली बैगेजेस नहीं होता, बैगेज होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे सिनोनिम पूछ रहा है डॉज का। ये डॉज वर्ड जो है ना, ये मैंने आपको सिनोनिम वाली क्लास में कई बार भी बताया है, मतलब आपको याद होना चाहिए, बट अगर नहीं है तो ठीक है हम लोग कर लेते हैं। डॉज का बेसिकली मतलब क्या होता है, डॉज का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना, बच के निकल जाना, है ना। कहते हैं ना मैं इसे बच के निकल गया, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ। अब भाई आपसे पूछना क्या चाह रहा है, सिनोनिम, सिनोनिम में तो अवॉइड सीधा सीधा निकल रहा है ना। अमाउंट नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा। बोर्डिंग आप जानते हैं, जो अमन कहते हैं ना सवार होना, सवार किस पे, जैसे एरोप्लेन वगैरह में कहते हैं सामान मैंने बोर्ड करा दिया है ना, शिप वगैरह में सामान बोर्ड करा दिया, यानी सवार हो गए, है ना। अवॉइड जो है वो उसका राइट सिनोनिम है। डॉज का क्या मतलब होता है, अवॉइड करना, ठीक है। तो डॉज बच के निकल जाना। चलिए आगे निकल बढ़ते हैं। डिसिपेट का अगेन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम। तो पहले तो डिसिपेट का मतलब पता हो तभी तो सिनोनिम बताएंगे।
तो डिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज़ को खराब कर देना, है ना, या फिर ये कहूँ मैं किसी भी चीज़ को वेस्ट कर देना। तो वेस्ट करना या खराब करना क्या कहलाता है? डिसिपेट कहलाता है। अब देखो मेलिशियस तो नहीं होगा। मेलिशियस का क्या मतलब होता है कि आपके अंदर एक ऐसी डिज़ायर है, इच्छा है, और ये डिज़ायर किसकी है? लोगों को तंग करने की, परेशान करने की, दुख देने की। तो टू हार्म पीपल, है ना, लोगों को हार्म करने की डिज़ायर कहलाती है मेलिशियस। तो ये नहीं होगा। ग्लोरियस एक पॉजिटिव वर्ड है। हेस्ट का मतलब जल्दबाजी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेंड। स्पेंड मतलब क्या होता है? वेस्ट ही तो होता है ना। क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो? स्पेंड कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो स्पेंड जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसिपेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। PQRS का ये क्वेश्चन है, जरा देखते हैं एक बार। देखो पहले एंडिंग वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। तो क्यू से मेरा स्टेटमेंट एंड नहीं होगा क्योंकि टू पर हम हमारा सेंटेंस एंड नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन गया और सेकेंड ऑप्शन भी गया, ठीक है। अब देखते हैं। तो द पावर ऑफ एजुकेशन, देखते हैं अगर यहाँ पे कोई पेयर बनता है तो, है ना। तो पेयर मैंने देखा तो टू के बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो क्यू के बाद ओ नहीं आना चाहिए। क्यू के बाद सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक ही में दिख रही है एंड वो अनलॉक है, यानी कि क्यू के बाद पी ही आ सकता है और साथ ही आएगा। ये थर्ड ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि क्यू पी साथ में नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो गया, RQPO। पढ़ के देख लेते एक बार क्या बोल रहा है। द पावर ऑफ एजुकेशन empowers individuals to unlock their potential and shape their future। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ता है। आई ऑफन फेल टू, एक्यूरेटली की आपसे स्पेलिंग पूछ रहा है, और एक्यूरेटली का मतलब क्या होता है? सटीक, एकदम टू द पॉइंट, है ना। तो एक्यूरेटली की स्पेलिंग में डबल सी आता है, CURATELY। तो इसमें डबल सी नहीं है, ये ऑप्शन गया। डबल सी है। एक्यूरेटली नहीं होता, रेट होता है, RATELY होता है, तो ये भी गलत हो गई। ऑप्शन नंबर वन इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ता है। प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स। अब ना ये दो स्पेलिंग होती है हैंगर की, HANGAR भी होता है और HANGER भी होता है ना, एंड बोथ द स्पेलिंग्स आर राइट। लेकिन ये जो हैंगर है ये होता है आपके कपड़े टंगाने वाला हैंगर, है ना, कपड़े जिस पे आप टंगाते हो, तो कपड़े टंगाने वाला हैंगर ये होता है। लेकिन HANGAR वाला जो हैंगर है ना, ये आपकी पार्किंग प्लेस कहलाती है एरोप्लेन्स के लिए। याद कैसे रखेंगे? देखो इस स्पेलिंग में और स्पेलिंग में ए और ई का ही अंतर है। तो ए वाला याद रखोगे एरोप्लेन, एरोप्लेन की स्पेलिंग भी ए से स्टार्ट हो रही है, तो हैंगर इज फॉर एरोप्लेन, ठीक है। तो टू पार्क एरोप्लेन्स इज नोन एज व्हाट? हैंगर। कौन सा वाला हैंगर? क्योंकि हमेशा आपको दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, तो ये नहीं होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। शेड क्या होता है? जहाँ पर आप जानवरों को रखते हैं ना, शेड के नीचे बांधते हैं, वो शेड कहलाता है। डिपो जो होता है वो बस के लिए होता है, जहाँ बस वगैरह पार्क होती है वो डिपोट कहलाता है, इसलिए बस डिपो लिखा हुआ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे जाइब का क्या पूछ रहा है? एंटोनिम। तो पहले तो जाइब का मीनिंग आता हो। तो जाइब का मतलब होता है, कहते हैं ना किसी के प्रति सेम होना, है ना, सिमिलर होना। तो सिमिलर होना या सेम होना, इसको क्या कहते हैं? जाइब। और सिमिलर सेम जब जाइब का मीनिंग होता है ना, तो उस समय जो जाइब होती है वर्ब होती है। लेकिन जाइब ना नाउन भी है, और नाउन के सेंस में जो जाइब का मतलब होता है वो होता है किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, नीचा दिखाना, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो जाइब के दो मतलब हैं। जाइब क्रिटिसाइज का भी सिनोनिम है और सिमिलर और सेम का भी सिनोनिम है। जब वर्ब का मीनिंग रखेगा तो सिमिलर या सेम होगा, लेकिन जब नाउन का मीनिंग रखेगा तो क्रिटिसाइज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। इंस्पायर्ड तो नहीं है, एंटोनिम पूछ रहा है, मॉकरी भी नहीं है, कंसोलेशन भी नहीं है। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि क्या होना? सिमिलर का उल्टा ऑपोजिट होना। तो कॉन्ट्राडिक्ट बोल लो या फिर ऑपोजिट बोल लो, ये दोनों क्या होते हैं? इसके राइट आंसर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे ऑस्टेंटेशियस का जो है वो एंटोनिम पूछ रहा है ना। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड करना, है ना, यानी कि टू प्रिटेंड, दिखावा करना। कहते हैं ना बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है यार, इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? तो दिखावा करना इज नोन एज व्हाट? ऑस्टेंटेशियस। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। एंटोनिम पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर जेंटल का मतलब तो सभ्य होता है, सुशील होता है, तो ये नहीं होगा। रिपल्सिव तो खुद नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। अट्रैक्ट भी नहीं होगा, रिपल्स और अट्रैक्ट तो अलग ही वर्ड हो गए, है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीस्ट्रेन। रीस्ट्रेन का क्या मतलब होता है मैम? रीस्ट्रेन का मतलब होता है जो दिखावा ना करे, जो प्रिटेंड ना करे, जो एक्चुअल है वही बात करता है, वो रीस्ट्रेन कहलाता है। तो रीस्ट्रेंट इज एंटोनिम ऑफ ऑस्टेंटेशियस। एक बार वीडियो को स्टॉप करेंगे और क्लोज टेस्ट को एक बार रीड आउट करेंगे, फिर बात करते हैं कि क्लोज टेस्ट क्या कह रहा है। चलिए देखते क्या कह रहा है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये एक इंडेक्स होता है ना, ये एक समरी है, इज अ समरी
डैश ऑफ एवरेज अकम्पलिशमेंट इन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट एरियाज का एवरेज को अकम्पलिश करने की एक समरी है। तो इज अ समरी डैश ऑफ, अब देखते हैं, कलेक्ट नहीं होगा, इज अ समरी कलेक्ट नहीं, कलेक्शन आता, अगर आता भी तो नाउन आता, रेजिमेंट नहीं होगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। देखो ये खुद इंडेक्स कह रहा है, तो इंडेक्स का क्या होता है, असेसमेंट होता है ना, तो क्या बोलूँ मैं, इज एन असेसमेंट ऑफ एवरेज, यानी असेसमेंट है किसका, एवरेज अकम्पलिशमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अकम्पलिशमेंट इन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट डैश लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसके अंदर क्या है, एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ की जो ये बात कर रहा है। अब ऑप्शन पे आते हैं, देखो मैनिफेस्ट का मतलब होता है दिखावा, दिखाना, तो ये तो होगा नहीं। एग्जैगरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ये भी नहीं होगा। सैग्रीगेट का क्या मतलब होता है, अलग कर देना, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, ये ह्यूमन डेवलपमेंट में इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को ये इंक्लूड करता है। बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग को भी जो ये करता है इंक्लूड। आगे बढ़ते हैं, फिर ये बोल रहा है द HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये एक ज्योमेट्रिक मीन है, इज अ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड क्या, नॉर्मलाइज्ड डैश ऑफ ईच डायमेंशन, तो नॉर्मलाइज्ड कंटेंट नहीं होगा, फीचर नहीं होगा, ग्लिम्सेस नहीं होगा। इंडेक्स की बात है तो इंडिसेस ही होगा, क्योंकि इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है, इंडिसेस होता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही तो है, तो क्या होगा, इंडिसेस फॉर ईच डायमेंशन। द हेल्थ कंपोनेंट इज डैश बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, अब ये हेल्थ कंपोनेंट क्या है, ट्रिगर्ड है, नहीं, ट्रिगर्ड कैसे हो सकता है ना। द हेल्थ कंपोनेंट लेविटेट है, लेविटेट का मतलब क्या होता है, किसी को हवा में हटाना, ऊपर उठाना, है ना, वो भी नहीं होगा, एस्केप भी नहीं है। मेजरमेंट है, तो क्या बोल रहा है, हेल्थ कंपोनेंट इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के द्वारा, एट बर्थ, बर्थ से, है ना। वाइल द एजुकेशन डायमेंशन जो है, देखो यहाँ से भी आप लगा सकते थे, मेजर्ड आएगा ना, measured by the average number of years of schooling for individuals aged 25 and above, इससे as well as the dash number of years, कौन से, जो नंबर ऑफ ईयर्स को क्या, अकम्पनीड, साथ में लेना, नहीं, हिप्नोटाइज कर देना, नहीं, नेग्लेक्ट कर देना, नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स को क्या करना, प्रेडिक्ट करना। तो क्या बोल रहा है, एज वेल एज द प्रेडिक्टेड जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं किसके, स्कूलिंग के, किसके लिए, फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए। तो ये एक और आपकी शिफ्ट थी SSC CGL की, सेट नंबर 27 था, टोटल 36 शिफ्ट्स हैं, तो बहुत जल्द जो है ये शिफ्ट्स हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो ये सारी शिफ्ट्स तो आपको मिनिमम बेसिस पे करनी ही है, और मतलब आप डेली एक हैबिट बना लो कि मुझे एक शिफ्ट की जो वीडियो है ना वो तो देखनी है, सुननी है, ताकि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो एक बार के लिए मेरे डेली गो थ्रू हो जाए, समाप्त हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स इन वीडियो से आप बने रहें, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप डेफिनेटली मुझसे शेयर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।